सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और 36 रुपीज 95 पैसे का प्राइस आ चुका है। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अब एक मैच कहें तो होने वाला है भाई। यहाँ पर जिस लेवल पर हम आ चुके हैं वो मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है, कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या है रियल वैल्यू ब्रैडकॉम ग्रुप की और क्यों नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर, क्या मार्केट देख रहा है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्या है प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर इतना डाउन है। एक ही प्रॉब्लम है जो कि प्रमोटर ने कर दी है, प्रमोटर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअल में इन्होंने जो 2 बार बोनस दिया है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भले ही आपके नंबर ऑफ शेयर्स बड़े हों, लेकिन फिर भी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो प्रमोटरों ने जो 2 बार बोनस दिया है खुशी के मारे, वो भैया वो दुखियारे हो गए एकदम, मतलब दुखी कर दिया उसी चीज़ ने। दूसरा आपका है फॉरेंसिक ऑडिट। जी हाँ, आपकी स्टॉक जो है वो ए ग्रेड नहीं, कंपनी ए ग्रेड में नहीं आती है। मेरे हिसाब से तो ए ग्रेड में नहीं आती। कहीं भी आपका लिखा मिल जाए बीएसई एनएसई साइड में कि भैया ए ग्रुप का स्टॉक है, मैं नहीं मानता। स्टॉक है, लेकिन जो कंपनी के जो जिस तरीके से एफए का एक धब्बा लगा हुआ है वो उसने ना ए ग्रेड बनने नहीं दिया। तो हम इस वीडियो में पूरे की पॉइंट्स को कवर करेंगे और अपनी बात को पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जरा समझिए, मैं आपको पहले तो चार्ट दिखाना चाहूंगा और चार्ट पर बात करके हम अपनी रियल बात पर आते हैं, रियल वैल्यू। और भाई देखिए 4 दिन से तेजी है अच्छा खासा। भले ही आपका अपर सर्किट पर क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार तेजी बनी हुई है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है ना। तो अभी कहां पर है, अभी देखिए इस हिसाब से हम देखें तो आपका आरएसआई जो है वो एकदम न्यूट्रल है, 40-42 के आसपास है, यानी कि आपका आरएसआई न्यूट्रल जोन में। दूसरा आपका अब मूविंग एवरेज से टकराने वाले हैं बॉलिंजर में, और भैया ये लेवल होगा 37.05 का। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो इस एवरेज वाली लाइन को हम बीट कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉस हो जाना, नहीं नहीं नहीं। टेक्निकल का मतलब आप क्या समझते हैं, ये सारे इंडिकेटर आपको क्या समझाते हैं, ये सारे लेवल आपको क्या समझाते हैं, ये समझाते हैं कि स्टॉक के अंदर चल के आ रहा है, ना कि ये कि यही होना है, यही होना है, ये कभी नहीं कहता है। ये यहाँ पर ना आपको यहाँ पर भी देखने को मिला होगा, ये लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद सेलिंग आ गई, तो भैया उसके बाद फिर डाउन आ चुका। तो भाई ये ना क्या होता है कि जब इस मूविंग एवरेज लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं तो भैया अपर हैंड जो है ना उसको भी क्रॉस करना होता है। अगर अपर लेवल से हम नीचे आते हैं तो फिर अनुमति ये देखा गया है कि भैया मूविंग लाइन पर आना ज़रूरी होता है। 90% केसेस में ये देखा गया है। तो उसके बाद फिर मूविंग जो लाइन है उस पर देखना होता है कि भैया उससे सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर मूविंग लाइन को भी ये बीट कर देता है, नीचे आ जाता है, देन यहाँ पर जो है गिरावट की संख्या रहती है। तो अभी हम वही केस में यहाँ पर उस लाइन को क्रॉस करना है, उस लाइन के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। देन यहाँ पर जो है अपर हैंड अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है बॉलिंजर ये सिग्नल देता है कि भैया यहाँ पर जो है आपका तेजी बनने की पूरी चांसेस है। सो लेट्स से देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो है 37.05 का लेवल जो है कल के दिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे एफिल से, क्योंकि एफिल के बाद ही हमें पता चला था कि बीसीजी क्या है, और उसके बाद ही शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिला था। क्योंकि एफिल से जब हम कंपेयर करने लगे थे तो ब्रैडकॉम ग्रुप को जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे थे कि यार इतना सस्ता वैल्यूएशन में मिल रहा है, क्यों ना यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। बीसीजी में भर का इन्वेस्टमेंट आया, रिटेल इन्वेस्टर बड़े बड़े फंड्स का उस वक्त, और यहाँ पर जो है बीसीजी ने 4 शान लगा दी। 8 रुपये का शेयर 200 रुपये पर गया, लेकिन 200 रुपये पर फिर बीट नहीं कर पाया। साइकोलॉजिकल लाइन थी उस वक्त, साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद बोनस तो शायद पहले दे दिया था, इसके बाद एक और बोनस आया था 160 रुपये के आसपास खबर आई थी, तो उसमें शेयर प्राइस नीचे आ गया। फिर उसके बाद एफए ने सारा मूड बिगाड़ दिया। तो भैया वही चीज़ है, तो हम एफिल से ही कंपेयर करके देखेंगे एफिल में क्या है भैया जो कि बीसीजी में हमको नहीं देखने को मिल रहा है, जो बाहर के लोग नहीं देख पा रहे हैं। देखते हैं। तो भाई ये है एफिल का यहाँ पर चार्ट ईपीएस और पी रेशियो का, और कभी एफिल 130 माफ कीजिएगा 170 के पी रेशियो पर वर्क करती थी। अब इसका पी रेशियो 70 है, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ा है। देख रहे हैं ना, आपका अर्निंग पर शेयर अगर आप ऐसे देखोगे, ईपीएस है और आपका पी रेशियो 79 पर काम कर रहा है, आपका अर्निंग पर शेयर 18 पर काम कर रहा है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप ईपीएस और पी रेशियो दोनों का चार्ट अगर आप मिला के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि देखिए ईपीएस कहाँ चला गया, पी रेशियो एफिल का कहाँ पर है। जबकि 52 वीक हाई के आसपास ये 15% की तो गिरावट है एफिल में, ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो इन्वेस्टर सबसे पहले तो यही देख रहा है कि पी रेशियो कहाँ और अर्निंग पर शेयर कहाँ,
दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है एफिल में, लेकिन फिर भी जब हम पी रेशियो को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हैं तो एफिल का शेयर प्राइस महंगा लगता है। वहीं बीसीजी के प्रमोटर ने क्या किया, पहला बार बोनस दिया, अच्छी बात है, आपके शेयर प्राइस को काफी ज्यादा वैल्यू मिल रही थी इंडियन मार्केट में, लेकिन दूसरा देने का कोई मतलब नहीं था एकदम। दूसरा अगर काफी टाइम बाद देते, जब इनका ईपीएस जो है वो तेजी से बढ़ जाता, ग्रो कर जाता, तब देते ना तो बहुत अच्छा रहता है। लाइक 1-2 साल बाद देते, एक स्प्लिट बाद में दे देते, एक स्प्लिट होना है तो वो बाद में देते ना, ये सारी चीज़ें बाद में करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन जो एक पर एक दे दिया ना, वो बहुत प्रॉब्लम कर गया। मतलब पहला बोनस आया, उसके बाद दूसरा आया, तो उसने क्या किया, आपका ईपीएस जो है ना वो पर शेयर बांट दिया है। पहले क्या है कि ईपीएस जो है वो कम बढ़ता था पर शेयर में, लेकिन इस वक्त जो है जिस तरीके से 200 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 200 करोड़ प्लस नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो अर्निंग पर शेयर जो है ना वो आपका इतने नंबर ऑफ शेयर्स में ज़्यादा बढ़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो और आपका ईपीएस जो है ना वो पास पास दिख रहे हैं। इसका ईपीएस अगर ये 2 बार बोनस नहीं देते तो इसका अर्निंग पर शेयर लमसम आपको 26-27 के आसपास होता, बट आपका ईपीएस जो है वो 2 बार बोनस और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर से जो कि वारंट से बढ़े थे, तो इन सब के बाद ना अर्निंग पर शेयर ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हमको एक प्रॉब्लम गहराती हुई दिखाई दी, और यही ना कुछ लोगों से मैं पूछता हूँ तो यही कहते हैं कि भाई आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी बीसीजी जो है ना, अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें तो भी अंडर वैल्यूड ही है। बीसीजी अगर आपके ईपीएस के आसपास आ जाए ना तो भी इसकी वैल्यू 70 रुपए के आसपास तो है ही, 70-75 रुपए के आसपास है ही। तो इस वक्त बीसीजी को राइट वैल्यू तो जो है ना, जो गिरावट के बाद है, वो 70 रुपए पर तो टिकना ही चाहिए था अर्निंग ब्रांडकॉम ग्रुप को, लेकिन आपके स्टॉक काम कर रहा है 36 रुपए 95 पैसे का। यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो यही चीज़ें देखेगा और वो निवेश करके रखेगा चुपचाप। मैं इसलिए अपने निवेश से इसलिए नहीं डर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडेक्स देखिए 50% की गिरावट पर है, जहाँ पर मुझे 66% की गिरावट मिल रही, तो क्या ज़्यादा हो गया, 16% ही तो जो एक गिरावट का जो सिलसिला है वही तो मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं घबराता हूँ, घबराऊंगा मैं तब जब यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो जाएं, लाइक एफए की रिपोर्ट आ जाए, एफए में क्लीन चिट मिल जाए कंपनी को, मार्केट दौड़ जाए, वहाँ पर स्टॉक का प्राइस कवर हो जाए, यहाँ पर स्टॉक कवर हो रहे हो, लेकिन अगर बीसीजी नहीं चलेगा तो फिर मेरे लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट तो इसके अंदर ही है। तो मैं थोड़ा सा घबराऊँ कि भैया क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि कई चीज़ों में ऐसा देखा गया है कि भैया शेयर प्राइस जब तक नहीं चलता नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो धुआंधार चलता है। तो वही चीज़ें हैं, या तो इन्वेस्टर रुका रहे या तो फिर ये सारी चीज़ें देखकर फिर एग्जिट करें। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ तो रहती हैं। बाकी आपका Q2 आने वाला है, Q2 में अगर अच्छा रिजल्ट आए तो ईपीएस और बढ़ता हुआ नजर आएगा, पी रेशियो आपका और डाउन होता हुआ नजर आएगा, तो उस वक्त मार्केट कैसे लेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बाकी भैया ये अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, मैंने बताया था कि स्टॉक की रियल वैल्यूएशन कैसे आंकें, तो मैंने आपको बताया था पी रेशियो और ईपीएस को देखिए, उसके बाद आपको कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके देखना है, तब आपकी एक वैल्यू निकलेगी। रियल वैल्यू तो कोई नहीं निकाल पाया, रियल वैल्यूएशन कोई नहीं दे पाया, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेस करता है स्टॉक्स, तो रियल वैल्यूएशन ना आप नहीं निकाल पाओगे। वो रियल वैल्यूएशन ऊपर नीचे रहती ही है, एक अनुमानित वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो भैया मेरी तो अनुमानित वैल्यूएशन जब मैंने निकाली थी वो अभी भी है, क्योंकि फंडामेंटली कुछ बदला है नहीं, फाइनेंशियली कुछ खराब हुआ है नहीं। तो मैं तब भी मैं कहता था 50,000 करोड़, अब भी कहता हूँ 50,000 करोड़ के आसपास की कंपनी होनी चाहिए थी कंपेयर टू एफिल से 5 गुना बड़े फाइनेंशियल्स हैं इसके। तो मैं मान के चलता हूँ अगर 50 नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पर 30,000 करोड़ की कंपनी तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा तो नीचे ना मेरे लिए एक बहुत बुरी बात होगी। तो वही चीज़ है, और ये हो भी सकता था अगर प्रमोटर अपना ठीक डिसीजन लेते। प्रमोटर कभी आए नहीं टीवी पर, जो कि हमारा हमेशा डिस्कशन रहा, प्रमोटर की बहुत नाकामयाबी है, इसीलिए हमको ये खामियाजा जो है ना वो स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इसका वैल्यूएशन ना 30,000 करोड़ के आसपास हो जाता अगर प्रमोटर आते, अपनी बात को रखते। अब प्रमोटर कभी आते ही नहीं है और बीसीजी का नाम कभी किसी को लिया ही नहीं जाता। भले ही 4 लाख जो रिटेल इन्वेस्टर आपको दिख रहे हैं, वो कैसे रिटेल इन्वेस्टर आए, वो पता है कैसे आए, वो जब उन्होंने देखा कि भैया कुछ लोगों ने सर्च किया होगा, कुछ लोगों ने बाहर से देखा होगा कि बीसीजी का शेयर प्राइस चला है, जब बजिंगनेस आई तो उन्होंने सर्च किया होगा। सर्च करने पर क्या मिला, उनको मिला कि भैया एक वैल्यूएबल स्टॉक बन सकता है बीसीजी उनके पोर्टफोलियो में,
तब जाकर यहाँ पर इन्वेस्टर आए हैं। अदरवाइज टीवी पर कभी तो एनालिस्ट ने कभी इसके ऊपर बात ही नहीं करी है, तो कहाँ से लोगों को पता चलेगा। मेन चीज़ तो ये है ना, 5,000 से ज़्यादा शेयर्स लिस्टेड हैं एनएससी और बीएसई में, और उनमें से छांट लेना बहुत मुश्किल होता है। रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादातर पता नहीं चलता है, ज़्यादातर पता चलता है चैनल से। यूट्यूब चैनल बहुत मदद करते हैं, तो उससे ही पता चलता है, और ये आपको इन्वेस्टर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। बाकी प्रमोटर अगर यहाँ पर जो है थोड़ा सा करते तो भैया इसकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आती। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एफए आएगा तो सॉल्यूशन मिलेगा भाई। यहाँ पर जो आपका क्लीन चिट मिलेगी वो इस स्टॉक को, इस कंपनी को ए ग्रेड में लाकर खड़ा करती है, जो कि अभी नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट का धब्बा लगा हुआ है, और ये धब्बा सिर्फ सेबी हटा सकती है, और सेबी भी पता नहीं कैसे काम कर रही है। 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 8 महीने से एफए की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ये सबसे एक दर्दनाक यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स के लिए पेनफुल है काफ़ी ज़्यादा। एफए की रिपोर्ट आएगी तो क्लीन चिट मिलेगी। मार्केट में क्लीन चिट मिलना किसी कंपनी को एक बहुत बड़ी बात होती है, तो क्लीन चिट मिल जाएगी तो ये एक साफ सुथरी कंपनी हो जाएगी। उसके बाद जो है एफएल इंडिया और ब्रैडकॉम ग्रुप का तेजी से मुझे लगता है कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हमको देखने को मिलेगी कि शायद यहाँ पर जो है तेजी से वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आए। और एफए तो एक गले की हड्डी है वाकई में, ब्रैडकॉम ग्रुप में गले की हड्डी है। तो क्लीन चिट कब आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा देखना होगा। सेबी कितनी जल्दी लाती है, इतना देर ले लिया। इतने दिनों में तो कोई भी 2-4 कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिट हो जाता, लेकिन उसमें पता नहीं क्यों देर हो रही है, समझ में नहीं आता। तो आप कहोगे क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इस वक्त 150 रुपए के आसपास तो होना ही चाहिए। 120 तो इसकी रियल वैल्यू होनी थी, जो कि उसकी बदलनी थी ही नहीं। जिस तरीके से अब बोनस दे दिए, चलो ठीक है, प्रॉब्लम आ गई, लेकिन 120 रुपए इज बेटर। और 120 रुपए पर इसकी राइट वैल्यूएशन थी, और पी रेशियो भी इतना महंगा नहीं था इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। तो 120 रुपए तो एक वैल्यू तो बनती है। उसके बाद 150 रुपए, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो 250 रुपए के आसपास तो होना ही चाहिए बाद में। जिस तरीके से फाइनेंशियल कमजोर नहीं हुई, फाइनेंशियल लगातार बढ़े ही है, थोड़ा सा और बढ़ता है फाइनेंशियल, थोड़ा सा और मजबूत होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गई, अचानक से सारी चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें देखना होगा किस तरीके से कंपनी टैकल कर रही है। अगर टैकल कर पाती है, अच्छे तरीके से काम करती है, देन यहाँ पर जो है पॉसिबल है कि 150 के ऊपर भी चला जाए। लेकिन 150 मुझे एक रियल वैल्यू लगती है। लमसम 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन बैठ जाएगी उस वक्त मार्केट कैप की, और ये तभी हो सकता है जब प्रमोटर भी साथ दें और एफए रिपोर्ट भी आ जाए। तो ये देखना होगा कि मार्केट उस वक्त कैसा लेता है ब्रैडकॉम ग्रुप को, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि डिमांड क्या कहती है। तो ये सारी ना चीजें बैठती हैं, और एफएल अभी भी महंगा है। पी रेशियो अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करो तो वो भी महंगा है, और ये तो भैया कहीं है ही नहीं। तो यही चीज़ है ना, यही बात है। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा, मार्केट सुप्रीम है। मार्केट क्या करता है इसको हमें देखना होगा, ज़रूर देखना होगा, और प्रमोटर क्या करते हैं ये भी देखना होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।